अमेरिका और भारतीय संस्कृति। अमेरिका से 2400 मील दूर हवाई द्वीप समूह पर आज अमेरिका का शासन है। किसी समय वहां भारतीयों का आधिपत्य था। वहां की चट्टानों पर जो आकृतियां खुदी हुई हैं, वे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में पाई गई मोहरों पर खुदी आकृतियों से हूबहू मिलती हैं। शिलालेखों और उपलब्ध प्रतिमाओं में सूर्य देवता तथा त्रिशूल, चक्र, पद्म, शंख आदि देव आयुधों की आकृतियां हैं। इसी द्वीप समूह के एक द्वीप कोउआई के संग्रहालय में ऐसे अनेक प्रमाण सुरक्षित हैं और भारतीय पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर छावड़ा ने उस देश में भ्रमण करके ऐसे 40 प्रमाण संग्रह किए थे, जिनसे भारत के साथ उन देशों के प्रगाढ़ संबंधों का परिचय मिलता है। हवाई द्वीप निवासी लोगों की आम धारणा है कि उनके पूर्वज भारतीय थे। उनकी मुखाकृतियां स्पष्टतः भारतीयों से ही मिलती हैं। यूरोपियनों तथा अमेरिकनों से उनका रक्त संबंध तनिक भी नहीं दिखता। यूं अब वहां पाश्चात्य सभ्यता का ही बोलबाला है। इस प्रदेश की भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार पाई जाती है। अमेरिका में इंग्लैंड के लोग अधिक पहुंचे। जनबल, धनबल और शस्त्र बल की शक्तियां भी उन्हीं के पास अधिक थीं। तदनुसार उन्हीं का शासन उस देश पर स्थापित हो गया। पहले इंग्लैंड की सरकार ही वहां पर शासन करती थी। पीछे वह देश स्वतंत्र हो गया। फिर भी वहां की संस्कृति, भाषा और विशिष्टता अभी भी इंग्लैंड मूल के लोगों की ही है। इसी विशाल भूभाग पर एक खंड कनाडा है। कनाडा 40 लाख वर्ग मील में बसा है। बहुत सा क्षेत्र अंग्रेजों का है। 30% फ्रांसीसी रहते हैं। बड़ी संख्या में यूरोपियन भी रहते हैं। आबादी 25 करोड़ के करीब है। कनाडा में भी आदिवासी बसे हुए हैं। उन्हें भारतीय मूल का माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, किंतु कनाडा के मूल निवासी इंडियन शब्द से ही संबोधित किए जाते हैं। उनके साथ रेड का विश्लेषण नहीं लगाया जाता। इतिहास विशेषज्ञों का मत है कि प्राचीन काल में एशिया और अमेरिका के बीच थल मार्ग था। मध्य एशिया के आर्य वंश के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने इन इंडियनों को वहां बसा पाया। अब से कोई 250 वर्ष पूर्व उनकी संख्या कनाडा में 2 लाख थी। उजाड़ने की हट ने उन्हें बर्बाद कर दिया। पीछे वहां भी समझ आई और तब से उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं दी और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक विशेष विभाग बनाया। वंश विनाश से बचे लोगों की संख्या अब पुनः बढ़ने लगी है और 2 लाख के करीब जा पहुंची है। अब उनकी व्यवस्थित बस्तियां स्थापित हो गई हैं। अमेरिका निवासियों को भारतीय दर्शन और संस्कृति में गहरी दिलचस्पी है। यूं उस देश में पूरी तरह ईसाई धर्म ही फैला हुआ है। अन्य धर्मावलंबी नगण्य संख्या में हैं। फिर भी वहां के विज्ञ वर्ग का विश्वास है कि भारतीयता और मानवता एक ही तथ्य के 2 नाम हैं। भारतीय संस्कृति कभी विश्व संस्कृति रही है और भविष्य में यदि समस्त विश्व में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने की आवश्यकता पड़े तो उस प्रयोजन की पूर्ति में भारतीय तत्व दर्शन की ही प्रमुख भूमिका रहेगी। उसमें वे सभी बीज मौजूद हैं जिनके आधार पर मानवीय एकता और महानता का परिपोषण हो सके। भूतकाल में विश्व को अनुपम अनुदान देने वाली और मानवीय उत्कर्ष में असाधारण योगदान देने वाली भारतीय संस्कृति को अमेरिका में बहुत श्रद्धा और गंभीरता से समझने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि प्रगति और शांति के लिए भविष्य में भी उन तथ्यों का उपयोग किया जा सके। अमेरिका के तत्वदर्शी विल डुयूरेस ने भारत भूमि को अनेक दृष्टिकोणों से अमेरिका की भी माता माना है। वे कहते हैं, भारत भूमि में उत्पन्न बौद्ध धर्म ने ईसाई धर्म की नींव रखी। उनकी संस्कृति ने हमारी ईसाइयत को जन्म दिया। वहां की प्राचीन गणतंत्र प्रणाली ने अर्वाचीन प्रजातंत्र को जन्म दिया। दर्शन और संस्कृति की दृष्टि से वह समस्त मानव जाति को बहुमूल्य प्रेरणाएं प्रदान करती रही हैं। भारत भूमि उस देशवासियों की ही नहीं, अमेरिका की भी माता है। अमेरिका के प्रख्यात दार्शनिक एमसन और थोरो पर भारतीय विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा है और उन्होंने जो लिखा है
उसमें भारतीय चिंतन का उभार पग पग पर परिलक्षित होता है। एमर्सन के काव्य ब्रह्म को गीता और उपनिषदों का सार ही कहना चाहिए। उनका द ओवर सोल निबंध भारतीय चिंतन का प्रामाणिक परिचय माना जाता है। अमेरिकी कवि हिटमैन की कविता संग्रह लीव्स ऑफ ग्रास को वेदांत का भावानुवाद कहा गया है। उस देश के मान्य लेखक मार्क ट्वेन सन 1895 में भारत भ्रमण के लिए आए थे। लौटने पर उन्होंने अपना भ्रमण वृत्तांत फ्लाइंग द एक्वेयर नामक पुस्तक के रूप में छपाया है। इसमें उन्होंने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन की गरिमा पर गहरा प्रकाश डाला है। अमेरिका के अवार्चीन लेखक और कवि टीवी इलियट की रचनाओं और कविताओं में उपनिषदों के संदर्भ भरे पड़े हैं। कैलिफोर्निया में क्रिस्तकर इशरवुड ने गीता के समस्त श्लोकों का अंग्रेजी पद्यों में अनुवाद किया है। इतना ही नहीं, वे भारतीय योग पद्धति से साधारण जीवन भी बिताते रहे हैं। अंग्रेजी का एक लोकप्रिय उपन्यास रेजर्स एज है। कठोपनिषद के शिरस्य धारा निशिता दुरत्यया श्लोक के प्रथम शब्द शिरस्य धारा पर इसका नामकरण किया गया है। शिरस्य का अर्थ रेजर स्पष्ट है। यह उपन्यास अमेरिका में इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी 30 लाख प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं। इसी परंपरा में हरमन मेलाविन और एमोस ब्रॉन्सन आलकोट के नाम आते हैं, जिन्होंने भारतीय दर्शन को गहराई तक समझने में अपने जीवन का अधिकांश भाग समर्पित कर दिया और जो पाया उसे बड़ी सुंदरता के साथ जन साधारण तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। महाकवि वॉल्ट हिटमैन की द काटिलस पढ़ने से वे अमेरिकी नहीं वरन भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत कोई संत प्रतीत होते थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से अब तक प्राच्य ग्रंथमाला के अंतर्गत 40 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इसकी पाठ्य सामग्री में विशेषतया भारतीय धर्म, अध्यात्म तथा दर्शन का ही प्रमुख रूप से उल्लेख है। येल की पुस्तक हिंदू पैथिज्म सामान्य पाठक को संक्षेप में हिंदू धर्म की अच्छी जानकारी करा देती है। राल्फ वॉल्डो, इमर्सन, हेनरी डेविड थोरो जैसे विद्वानों ने न केवल जनता को भारतीय दर्शन से परिचित कराया वरन स्वयं अपने आचार व्यवहार को उसी ढांचे में ढालने का सफल प्रयत्न किया। उनके विचारों पर भारतीय चिंतन की गहरी छाप थी। उन्होंने अपनी लेखनी और करनी से जो कुछ कहा है उसे तत्वतः भारतीय दर्शन का अपने ढंग से किया हुआ प्रचार कहा जाए तो इसमें कुछ भी अतियुक्ति न होगी। उन्होंने अमेरिकन जनता के मन में भारतीय दर्शन के प्रति गहरी श्रद्धा जमाने और अभिरुचि उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की है। अमेरिका के संस्कृतज्ञ उद्भव विद्वान मॉरिस ब्लूमफील्ड एवं वॉल्टीमोर ने वेद चेतना पर एक शोधपूर्ण ग्रंथ लिखा है जो हार्वर्ड ओरिएंटल सीरीज के अंतर्गत छपा है। इसके लेखन, संपादन और प्रकाशन में 14 वर्ष लगे हैं और प्रचुर धन खर्च हुआ है। इस ग्रंथ में वेदों के महत्वपूर्ण और जटिल प्रमाणों का सरलता एवं प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। यूं इस विषय पर इससे पूर्व वॉन डियोडोर बर्ग, जॉर्ज वुडलर आदि विद्वान कलम उठाते रहे हैं। वैदिक कॉन्कोर्डेंस ने बिखरी जानकारियों को एक सूत्र में पिरो देने और जन साधारण को वेदों की पृष्ठभूमि बता देने में अनोखी सफलता प्राप्त की है। जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट बुक ऑफ ईस्ट प्रकाशित कराई तो पाश्चात्य जगत को भारत की महान संस्कृति एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि का पता चला। इसके बाद दूसरी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ रिलीजन छपी। उन्हीं दिनों जेम्स फ्रीमेन क्लार्क की 10 ग्रेट रिलीजन्स छपी। इन पुस्तकों का समस्त यूरोप, विशेषतया अमेरिका में जोरों का स्वागत हुआ। तब तक भारतीय दर्शन को रूढ़िवादी पुरातन पंथी मात्र समझा जाता था। इन पुस्तकों ने लोगों की आंखें खोल दी। क्लार्क अमेरिकी थे। इनकी पुस्तक इतनी लोकप्रिय हुई कि थोड़े ही समय में उसके 23 संस्करण बिक गए। भारतीय धर्म और दर्शन की खोज के लिए अमेरिकी उत्साह और भी आगे बढ़ा
और आत्मिक ज्ञान पिपासा पर गहरा प्रकाश डालने वाले ग्रंथ एक के बाद एक प्रकाशित होते चले गए। एडवर्ड हेल की द एज ऑफ फेबल एवं ओरिएंटल रिलीजन एंड देयर रिलेशन टू यूनिवर्सल रिलीजन नाम की पुस्तकें छपी। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संबंध में जानकारी देने वाली उपयुक्त पुस्तक द एज ऑफ फेबल उस देश के ज्ञान पिपासुओं में बहुत लोकप्रिय है। एडविन अनरोल्ड के लाइट ऑफ एशिया में भारत के स्वर्णिम अतीत का अच्छा वर्णन है। इस संदर्भ में अधिक अध्ययन अन्वेषण करने के लिए अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी एवं यूनिटेरियल सोसाइटी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उसके प्रयास से उस देश के प्रबुद्ध वर्ग ने भारतीय दर्शन की गरिमा अधिक अच्छी तरह जानने और उससे प्रकाश ग्रहण करने का अवसर प्राप्त किया है। इस प्रयास में संलग्न विद्वान एल्ब्रिज सेल्सबरी, विलियम व्हिटनी, एलयू येल का नाम विशेष रूप से स्मरणीय है। अमेरिका और भारत के प्राचीन एवं अवार्षीन संबंधों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों में से कुछ निम्नलिखित हैं। पहली, चमनलाल कृत हिंदू अमेरिका। दूसरी, चेस्ली बैटी कृत अमेरिका बिफोर कोलंबस। तीसरी, प्रोफेसर हेम्बर्टो कृत 10,000 years old civilization in अमेरिका। चौथी, स्वांटन कृत इंडियन ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पांचवी, कंपाजिट कृत द हेरिटेज ऑफ अमेरिका। छठी, रावलिंसन कृत इंटर पीस बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। सातवीं, हैरिस कृत इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। आठवीं, J.T. रीड कृत टू कल्चर्स मीट एट तारा देवी। नवीं, थैकर कृत लास्ट वर्ड ऑफ एन अमेरिकन लेडी अबाउट इंडिया। 10वीं, P.S. वर्मा कृत 115 years of Indo-American cooperation in cultural fields। 11वीं, टीचिंग ऑफ 6 gurus in America। 12वीं, इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलॉसफी इन वेस्टर्न कल्चर। 13वीं, एमर्सन कृत a Western ritual leader impressed with Indian philosophy। 14वीं, जॉन रिड कृत Indian influence on USA literature। 15वीं, P.S. वारी कृत वेदांत इन USA। 16वीं, टी जबेज कृत इंडिया अमेरिका एंड वर्ल्ड ब्रदरहुड। 17वीं, फीचर कृत बुक्स ऑन इंडिया। अमेरिका में 8 विश्वविद्यालयों में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था है। येल, हार्वर्ड, कोलंबिया, पेंसिल्वेनिया, जॉन्स, हाफकिंस, शिकागो, प्रिंसटन, कैलिफोर्निया में संस्कृत शिक्षा पहले से ही दी जाती है। अब अन्य शिक्षा संस्थानों में भी इसका प्रचलन हो रहा है। विश्व में बौद्ध धर्म सुधरे हुए हिंदू धर्म के रूप में ही गया है, अतः उसका प्राचीन ब्राह्मण धर्म की तुलना में अधिक स्वागत हुआ है। अमेरिका में बौद्ध धर्म को सम्मानास्पद स्थान मिला है। सन 1995 की जनगणना में वहां केवल 40,000 बौद्ध थे। सन 1961 की जनगणना में उनकी संख्या 5 लाख तक पहुंच गई। हवाई द्वीप समूह में बौद्ध धर्मानुयायी बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। पहला बौद्ध मठ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सन 1905 में बना था। अब उस देश में 54 मठ और 70 स्थिवर हैं। फ्रेंड्स ऑफ बुद्धिज्म सोसाइटी इस दिशा में सराहनीय काम कर रही है। उसके लिए आचार्य धर्मपाल ने लगभग वैसा ही कार्य किया जैसा स्वामी विवेकानंद ने। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अल्काट अमेरिकी थे। उन्होंने 1880 में लंका आकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मैडम ब्लावकटस्की, एनी बेसेंट आदि की सहायता से उन्होंने संसार में थियोसॉफी का प्रसार किया। कहना न होगा कि इस दर्शन में 80% हिंदू धर्म की मान्यताओं का ही समावेश है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ आदि भारतीय संतों ने अमेरिका में जिस तरह जिस रूप में हिंदू धर्म को प्रस्तुत किया, उससे वहां उसके प्रति और भी अधिक श्रद्धा सद्भावना का विकास हुआ। अमेरिका के आध्यात्मिक नेताओं ने शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया, जो सन 1893 में मई से अक्टूबर तक चला। इसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में
स्वामी विवेकानंद और अन्य कई विद्वान पहुंचे। इसके बाद स्वामी जी ने घूम घूम कर कई संस्थाओं में भाषण दिए और भारतीय तत्वज्ञान की जीवन में कितनी आवश्यकता है इस तथ्य का परिचय कराया। तत्कालीन पत्रों ने स्वामी जी के विचारों का भरसक प्रसार किया और उसके प्रतिपादन को एक स्वर से सराहा। स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित वेदांत आंदोलन का आरंभ न्यूयॉर्क से हुआ था। अब तक वह बहुत व्यापक बन चुका है। उसका संचालन 10 समर्थ केंद्रों द्वारा होता है। ये केंद्र बोस्टन, प्रोविडेंस, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड, शिकागो, सेंट लुई, लॉस एंजल्स, सिएटल में स्थापित है। इनमें सैन एंटोन घेरी का आश्रम सबसे पुराना है। कैलिफोर्निया में 2 वेदांत आश्रम हैं, एक आल्मा आश्रम, दूसरा लेक्टाही। पोर्टलैंड आश्रम 120 एकड़ में है। न्यूयॉर्क में रामकृष्ण विवेकानंद केंद्र ने एक और नया आश्रम 1000 पार्क में विवेकानंद कुटीर के नाम से खोला है। इन केंद्रों में कितने ही हिंदू मिशनरी रहते हैं और प्रचार कार्य करते हैं। वेदांत धर्म का प्रतिपादन करने वाला छोटा बड़ा अंग्रेजी साहित्य भी इन केंद्रों से प्रकाशित होता है। इन केंद्रों को अमेरिकी जनता ने प्रचुर साधन प्रदान किए हैं। प्रभावित, संबंधित और सहयोगी लोगों में उच्च कोटि के बुद्धिजीवी कलाकार एवं प्रभावशाली लोगों की बहुत बड़ी संख्या है। स्वामी विवेकानंद के पश्चात स्वामी राम तीर्थ ने अमेरिकी जनता को हिंदू दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी और उस ओर प्रबुद्ध वर्ग की गहरी दिलचस्पी पैदा की। वे 1902 में जापान के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के उपरांत अमेरिका पहुंचे थे। वे उस देश में लगभग 2 वर्ष रहे। इस अवधि में उन्होंने वहां की जनता पर जो छाप छोड़ी वह चिरकाल तक अविस्मरणीय मानी जाती रहेगी। वहां के पात्रों ने उन्हें जागृत ईसा तक कहा।